हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। देखो, टैक्स के अंदर जैसे हमने हमेशा बता रखा है कि आपके स्टेटरी अपडेट आते हैं और ये स्टेटरी अपडेट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जो भी अपन ने पढ़ा है वो तो है ही है, इसके साथ कुछ वहां पर स्टेटरी अपडेट आपके आए हैं। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपके स्टेटरी अपडेट को देखने जा रहे हैं। और ये जो स्टेटरी अपडेट्स हैं, ये जो आपके स्टेटरी अपडेट्स हैं, ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब भी इंस्टीट्यूट आपकी स्टेटरी अपडेट देता है तो हमेशा एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा उसमें से क्वेश्चंस अराइज करता है। तो जो छोटे छोटे स्टेटरी अपडेट आए हैं आज अपन उनको डिस्कस करते हैं। वैसे तो अपन ने क्लास में पूरा डिटेल से डिस्कस किया ही है, पढ़ा है। आज इसमें जो स्टेटरी अपडेट हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट 6 मंथ के जो 30th ऑफ अप्रैल, जैसे अपन बात करते हैं स्टूडेंट, आपके 30th ऑफ अप्रैल तक के जितने भी आपके नोटिफिकेशन और सर्कुलर इश्यू होते हैं, तो ये मई 24 जो आपका एग्जाम है इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज जो अपन बात करें फाइनेंस एक्ट 2023, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टेटरी अपडेट आए हैं बीच में, तो इनको अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लास्ट 6 मंथ के रहते हैं। तो 30th ऑफ अप्रैल 2023 के साथ ये अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके असेसमेंट ईयर जो आपका होने वाला एग्जाम 24-25 के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये स्टेटरी अपडेट है जो कहां कहां किस किस चैप्टर के अंदर आए हैं। पहले तो अपन इसको डिस्कस करते हैं कि किस किस चैप्टर के अंदर किस तरह से ये स्टेटरी अपडेट आपके वर्किंग हो रहे हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं सबसे पहले सैलरी हेड। सबसे पहले अपन बात करें जो ये स्टेटरी अपडेट आए हैं, सैलरी हेड, जो कि यूनिट 1 के अंदर है। और ये आपके स्टेटरी अपडेट आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर आए हैं कि आप पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेशन करते थे। तो कैलकुलेशन पार्ट तो कभी कभी सारा का सारा वही है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो पॉपुलेशन की अपन बात करते थे, तो यहां अब स्टेटरी अपडेट दे दिया कि अप टू 15 लाख यदि पॉपुलेशन है तो 5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल होगा। 15 लाख टू 40 लाख है तो 7.5% ऑफ द सैलरी होगा। एंड अबव 40 लैक्स है तो ये आपके स्टूडेंट टैक्सेबल होगा 10% ऑफ द सैलरी। तो जो 15 वाली रेट थी वो किस में आ गई, 10 में आ गई। इसी तरह से यदि आपका एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खुद वो किराए पे लेके आके कर रहा है, तो ऐसे केस में अपन देखते थे कि अकोमोडेशन किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो ठीक है। यदि वो किराए पर लाके देता था तो हायर चार्जेस और वहां 15% ऑफ सैलरी लेते थे, तो अब वो हो जाएगा 10% ऑफ द सैलरी। अब मैं करवाऊंगा आपको, अभी पूरा का पूरा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके यहां पर पीजीपी में भी थोड़ा सा स्टेटरी अपडेट आया है, प्रॉफिट एंड गेन ऑन बिजनेस एंड प्रोफिट। इसके अंदर अपने टाइम लिमिट को एक्सटेंशन दिया गया है। टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर द अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 35D, जिसके अंदर जो ड्यू डेट होती है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का 139(1), उससे एक महीने पहले तक आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें काफी स्टेटरी अपडेट आया जिसको कि अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन यूनिट 3 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 3 को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं, मैं व्हाइट बोर्ड इसलिए ले रहा हूं कि यदि आपको प्रिंट निकालना हो तो आप इजीली प्रिंट भी ले सकते हो। तो व्हाइट बोर्ड के साथ अपन स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या स्टेटरी अपडेट आया है, तो इसको अपन बात करें। तो देखो, मैंने आपको वहां पर बताया था, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यदि आपका एम्प्लॉयर आपको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि आपका एम्प्लॉयर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, या फिर अकोमोडेशन ही दे रहा है,
और एक था फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो यदि आपका एम्प्लॉयर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहा है या केवल अकोमोडेशन दे रहा है, तो अपन देखते थे कि ये अकोमोडेशन किसको दिया गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टूडेंट टैक्सेबल होता था, एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी आपके टैक्सेबल होगा एज पर दी गवर्नमेंट रूल। आपके मैंने बताया था, अभी भी इसी तरह से रहेगा स्टैट्यूटरी अपडेट आने के बाद भी। और इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर अदर एम्प्लॉय। यहां चेंजेस आ गया, अदर एम्प्लॉय केस में अपन बात करते हैं कि अकोमोडेशन किसका है, अकोमोडेशन ऑन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद का है या फिर एम्प्लॉय के खुद के पास भी अकोमोडेशन नहीं है, तो वो किराए पे लेकर आपको देगा। अकोमोडेशन टेकन ऑन हायर। तो यहां मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन को बेस बनाते हैं और पॉपुलेशन के बेस पे अपन टैक्सेबल वैल्यू लेते थे। और उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू आप कहते हैं। तो अप टू 15 लाख यदि पॉपुलेशन है तो टैक्सेबल वैल्यू होगा 5% ऑफ सैलरी। 15 लाख टू 40 lakhs है तो 7.5% ऑफ सैलरी। एंड स्टूडेंट अबव है 40 lakhs पॉपुलेशन तो 10% ऑफ द सैलरी। ये आपका क्राइटेरिया है। तो ये थोड़ा सा स्टेटरी अपडेट आपके यहां पे दे दिया गया है, तो मैंने आपको रिटर्न करवा दिया है बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये आपके इस केस में कंसेप्ट आपके बता रहा है। तो वो इतना बड़ा आपके स्टेटरी अपडेट बता रखा है, इसमें यहां चेंजेस है बस। और यदि अपन बात करते हैं कि यदि आपका एम्प्लॉयर आपको यहां पर अकोमोडेशन दे रहा है तो टेकन ऑन हायर, किराए पर लेकर फिर दे रहा है, तो स्टूडेंट इसमें आ जाएगा आपके हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच इज लोअर। ये आपके है। तो यहां देखो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं जहां जहां चेंजेस है। ये आपके चेंजेस हुआ 5%, 7.5% और 10% ऑफ द सैलरी। इधर हायर चार्जेस और 15 था तो अब ये कितना हो गया, 10% ऑफ सैलरी हो गया। और जो पॉपुलेशन लेना है उसके लिए सेंस जो देखना है 2011 का देखना है। ये आपके थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। फर्निश्ड अकोमोडेशन की कैलकुलेशन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही आपके रहेगी। अकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर दोनों जोड़ देंगे तो आपको क्या जाएगा, फर्निश्ड अकोमोडेशन इस केस में आ जाएगा। तो इतना बड़ा स्टेटरी अपडेट है, उसमें जो की पॉइंट है वो स्टूडेंट आपकी यही आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूं। तो सैलरी हेड में जो चेंजेस रहा, बाकी का तो ये इतना बड़ा दिखा रखा है, इतना आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मेनली जो चेंजेस रहा है वो यही है। मैंने आपको सिंपल अपने हाथों से लिख दिया है तो आपको क्या है, पढ़ने में इजी रहे। या आपके एसएम में लिखा हुआ है, जब एम्प्लॉयर किराए पे, जब एम्प्लॉयर खुद का है और किराए पे लेके दे रहा है तो ये आप क्या देगा।
और जितना भी अमाउंट यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कलेक्ट कर लेता है तो अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो वो एज इट इज अपने लेस कर दिया जाएगा। दोनों केस में है तो मैं कॉमा लिख देता हूं। तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस तरह से आपके स्टेटस अपडेट आया, बस थोड़ा सा परसेंटेज और पॉपुलेशन का क्राइटेरिया चेंजेस हुआ है। तो अपन देखते हैं ये पॉपुलेशन के क्राइटेरिया के चेंजेस के साथ कि वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अलावा, वेयर द अकोमोडेशन इज ऑन बाय द एम्प्लॉयर to 10% of the salary. (7.5% of salary and 5% of the salary. और जो पॉपुलेशन है वो क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस हुआ है, और जो पॉपुलेशन लेनी है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको कंसीडर करनी होगी। तो ये स्टूडेंट मैंने करा दिया। इसके अलावा छोटे छोटे से इसमें आपके जो पॉइंट दिए गए हैं ये इन पे आपको तो स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी लिखवा रखे हैं वही है। मैं आपको बता देता हूं, तो ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, इस पे कोई फोकस नहीं करना, आपको ध्यान नहीं देना है। नोट, ये आपकी कह रहा है अकोमोडेशन प्रोवाइड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अपन जैसे बात करते थे, और उस केस में यदि डबल अकोमोडेशन यदि आपका एम्प्लॉयर देता था तो फर्स्ट 90 डे एग्जाम्प्ट होता है, आफ्टर 90 डेज केवल एक ही अकोमोडेशन टैक्सेबल होता था जिसका भी वैल्यूएशन कम होता था, लेकिन आफ्टर द 90 डेज बोथ अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल। तो ये ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये आपको कहता है डबल अकोमोडेशन वाली कंसेप्ट था। वही है फर्स्ट 90 डेज only one accommodation टैक्सेबल होगा, और आफ्टर 90 डेज बोथ अकोमोडेशन आपके टैक्सेबल होंगे। ये क्लास में मैंने करा रखा, वही कोई स्पेशल नहीं है, टेंशन नहीं लेना। यहां पर थोड़ा सा इन्होंने दिया है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स रेस्ट्रिक्टेड टू पोस्ट ऑफ, यानी इस साल के लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, ये आगे के जो मई 25 के अंदर जो एग्जाम देंगे उनके लिए है। इसमें आपके जैसा अपन कैपिटल गेन में ले सकते थे ना, कोस्ट ऑफ कैपिटल गेन के अंदर इंडेक्सेशन की बात करें, वही लेना है। यानी जो भी वैल्यूएशन आई है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स वही आपके बताया गया है। तो आपको मैं बता देता हूं किस तरह से करना है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। आगे के सालों के लिए तो जो आपके वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, तो उसी को बेस बनाना है आपको। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स जो आपको लेनी है वो इसी साल के बेस पे लेते हुए चलना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये कह रहा है वेयर द अकोमोडेशन ऑन और टेकन इन लीज द एम्प्लॉयर सेम अकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइड टू द सेम एम्प्लॉय फॉर द मोर देन वन प्रीवियस ईयर, द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एज कैलकुलेटेड इन टू above shall not be exceeding the amount of the calculate of first previous year। यानी जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में वैल्यूएशन कैलकुलेट किया है as multiply by the amount by the ratio of the cost, आपके इंडेक्सेशन के साथ बात करते हैं कैपिटल गेन के लिए, of the previous year for which the value is calculated and cost आपके लिए है इंडेक्सेशन for the previous year in which the accommodation initially provided। यानी किस तरह से बन जाएगा, value of perquisites for the first year
previous year divided by cost indexation जो लेना है of first previous year multiplied by cost indexation of previous year, जिस साल आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। इसकी आपकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करें। उस कैपिटल में करते थे ना सिमिलर, वैसे ही करना है, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला बना दिया आपके, और ये इसी तरह से आपके यहां पर बता रहा है। तो ये आपको कोई चेंजेस नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। जो चेंजेस आया था स्टूडेंट्स वो मैंने आपके यहां पर कर दिया है। ये आपके हाथ से लिखा हुआ है, इससे आप करोगे तो यहां वाले पॉइंट में आपके चेंजेस है, जिसको आपको कंसीडर करना है। क्लियर है स्टूडेंट? बाकी का फिर आप ये देखो बिजनेस एंड प्रॉफिट में भी चेंजेस आए हैं, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपने पीजीपी के अंदर भी यहां पर स्टैट्यूटरी अपडेट दिया गया है कि टाइम लिमिट, जैसे अपन बात करते हैं ना, आपको मैंने बताया था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस केस में, तो ये एक्सपेंडिचर का आपको डिक्लेरेशन कब तक देना है, तो ये कहता है कि 1 महीने पहले देना है। कब? जब भी आपके कब देना है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उससे 1 महीने पहले आपको ये देना होगा। देखो आपके यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, मैं आपको लेता हूं दिस वन, चैप्टर 3 तो इसके अंदर आपको बता रहा है कि यहां पर टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 35D। 35D किसके लिए था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। जो भी आपने, मैंने कहा था न्यू बिजनेस को अपन लगा रहे हैं, उसके लिए मार्केट सर्वे करा रहे हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, एमओए एओए रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर अपन यहां पर बात कर रहे थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा रहे थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे थे, मार्केट सर्वे करवा रहे थे, इंजीनियरिंग सर्विस, तो ये सारी इस केस में कंसीडर होती है। तो एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन, जो अपन अमोर्टाइज करे थे विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड टू बी प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। तो इस केस में आप कैलकुलेट करोगे तो किस तरह से करेंगे, तो इस केस में कहता है कि एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड 1 मंथ प्रायर। कहां से लेना है? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). यानी सीधा सिंपल सी बात है, इसके लिए भी मैं लिख देता हूं सिंपल हाथ से, जो भी आपके ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 1, ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), तो उससे 1 महीने पहले की डेट आएगी, 1 मंथ प्रायर। वन मंथ प्रायर ये आपको स्टेटमेंट फर्निश्ड करना होगा। तो इस केस में एक आपको बता रखा है कि जो भी आपके ड्यू डेट है, जिससे अपन बात करते हैं 31 अक्टूबर होती है आपकी ड्यू डेट। तो अपन एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक टू कलर चेंज कर लेता हूं मैं, 31 अक्टूबर आपके लिए रहेगी 2024। तो स्टूडेंट ये जाएगी 30 सितंबर 2024। सिमिलर जैसे मैं आपको बताता हूं अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट कब तक जाती है, आप ध्यान दें, याद करो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट मैंने आपको बताया था कि रिटर्न फाइल करने के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो वो डेट होती है जैसे अपन बात करते हैं 31 अक्टूबर, तो उससे 1 महीने पहले अपन को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है 30 सितंबर।
तो सिमिलर उन्होंने यहां पर आपको दिया गया है कि किस तरह से आपको से लेनी होगी। तो ड्यू डेट्स के बारे में दिया गया है, बाकी का कोई बिजनेस एंड प्रॉफिट में चेंजेस नहीं है, बाकी का तो मैं आपको करवा चुका हूं। तो ये थोड़ा सा डेट का इसमें चेंजेस है, एक थोड़ा सा अपडेट आया आप इसके अंदर अदर सोर्सेस में, जो कि यूलिप और एलआईपी को लेके आया है। तो आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर स्टेटरी अपडेट आया है, उसको भी अपन कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए स्टेटरी अपडेट आया। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था एटीसी के अंदर, एटीसी के अंदर मैंने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है बोनस अमाउंट, यदि आपने प्रीमियम पे किया है विद इन द लिमिट, यदि लिमिट के अंदर पे किया है 10%, 15% या 20%, तो वो अमाउंट आपके 1010D में एग्जेम्प्ट होता है, या फिर इन केस ऑफ द डेथ आपके मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा, डेथ पे मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो यदि अपन बात करें प्रीमियम अपन ने पे किया 10% या 15%, अब तो ये डेट लगी क्योंकि ये 1 अप्रैल से आपके स्टेटरी अपडेट आया है। उस केस में अपन बात करेंगे यदि प्रीमियम अपन पे करें 10% या 15% रहेगा आपके, तो उस लिमिट में पे किया है तो पूरा का पूरा अमाउंट आपके एग्जेम्प्ट होता था 1010D में। लेकिन अभी उसके साथ स्टेटरी कैपिंग लिमिट और लगा दी, सीलिंग लिमिट, कि आपका प्रीमियम 5 लाख के अंदर है, सिंगल पॉलिसी है तो भी 5 लाख, और यदि मल्टीपल पॉलिसीज आपने ले रखी है उनका एग्रीगेट अमाउंट स्टूडेंट 5 लाख तक है तो भी एग्जेम्प्ट है। उससे ज्यादा हो गया तो आपके मैच्योरिटी सम टैक्सेबल हो जाएगा, और उसके काफी एग्जांपल दे रखे हैं जिनको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं आपको पहले प्रोविजन पे बात कर रहा हूं, प्रोविजन ले रहा हूं, प्रोविजंस पे आ रहा हूं मैं आपके लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दिस वन, ये सारे ऐड हुए हैं आपके, ये नए ऐड हुए हैं, तो एग्जामिनर इस पे फोकस कर सकता है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना है, तो पूरे आपको टेंशन रहना है इस पे, क्योंकि जब भी इंस्टीट्यूट आपके क्या करता है, आपके नए इंस्टीट्यूट अपडेट आते हैं तो वो आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे अपने बात करें सेक्शन 1010D इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अपन बात करें, एग्जेम्पशन 1010D प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन फॉर द सम रिसीव्ड under the life insurance policy, including the sum allotted by the bonus on such policy, subject to annual premium does not exceeding 10% of the capital sum assured। क्योंकि अब जो आपके इस साल से स्टेटरी अपडेट आया है तो 1 अप्रैल 2012 के बाद ही है, तो ये आपके 1 अप्रैल 2012 के बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इफेक्टिव कौन से असेसमेंट के लिए हुआ है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, सेक्शन 1010D अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2023 के साथ आपके स्टेटरी अपडेट दिया गया है। Where an SC has a single life insurance policy other than ULIP के अलावा जैसे अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इश्यू ऑन और आफ्टर इश्यू कब होनी चाहिए तो ये प्रोविजन आपका है स्टूडेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद है, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से आया है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एग्जेम्पशन 1010D वुड नॉट बी अवेलेबल, नहीं मिलेगी विथ रेस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप issue on or after 1 April 2023 if the amount of the premium payable exceeding 5 lakh or any of the previous year during the term of the life insurance policy। यानी सीधा सिंपल सी बात है, सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए मैंने, सिंगल, दिस इज सिंगल लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है, मैं लिख देता हूं सिंगल LIP, और ये 5 लाख से ज्यादा हो गई तो टैक्सेबल है। क्या एग्जेम्पशन किस में रहेगा,
तो एग्जाम्प्ट होगी कंडीशन के साथ 1010D। लेकिन ये टैक्सेबल हो रहा है तो आप इसको टैक्सेबल ले लो, टैक्सेबल पढ़ लो। एग्जाम्पशन का मैं आगे लिखवा दूंगा जिससे आपको ध्यान रहेगा। और यदि एक से ज्यादा पॉलिसी ली है तो दिस कॉल ऑफ मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप, जिनको भी आपने कब इश्यू किया है 1 अप्रैल 2023 से, तो ऐसे केस के अंदर आपका एग्रीगेट अमाउंट इन केस वेयर द प्रीमियम इज पेबल ए पर्सन मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप issue on or after this one, the aggregate of the premium of such life insurance policy exceeding 5 lakh for the previous year during the term of the policy this one। तो अपन बात करें यहां पर सिंगल की जगह मल्टीपल है, LIP है, तो भैया इनका हमें क्या करना है एग्रीगेट of premium exceeding 5 lakh per annum in a previous year। तो ये इस केस में आपको बताता है और सब्जेक्ट टू 10% तो रहेगा ही रहेगा, चाहे तो 10% लगा ली तो एग्जाम्पशन तब मिलेगी। तो मैंने देखो शॉर्ट में लिख दिया आपके समझाने के लिए, पूरा का पूरा शॉर्ट में बना दिया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप्स, प्रीमियम डज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द इंश्योर्ड सम। प्रीमियम किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी प्रीमियम पे किया है हमने वो इंश्योर्ड सम कैपिटल सम के 10% या उसके अंदर अंदर है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एग्जाम्पशन मिलेगी 1010D में जब सिंगल प्रीमियम अपने एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है, और यदि मैं एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख या उससे कम है तो एग्जम्प्ट होगा, या फिर डेथ के दौरान मिलता है तो स्टूडेंट एग्जाम्पशन आपको रहेगा तो ही एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज आपके एग्जम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसको एक बार देख लो कि मेरा पूरा यहां तक तो पढ़ाया हुआ था, जो ऐड हुआ है जो नीचे वाला पोर्शन ऐड हुआ है कि यदि 5 लाख तक का ही प्रीमियम है चाहे सिंगल पॉलिसी के साथ या मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, तो मिलाकर 5 लाख तक है तो एग्जम्प्ट है, 5 लाख से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। नोट कीजिएगा या इसको देख लीजिए आप। अब स्टूडेंट देखो मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स के साथ, आपको डील करता हूं। ये आपके केस सिनेरियोस दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाता हूं, एक एक को लेते हैं अपन। तो देखो अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, इफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, देखो अपन ने यहां पे दे रखा है अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन सच LIP डज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख for any of the previous year during the term of such eligible LIP. Annual premium does not exceeding 10% of capital sum assured. तो 10% ज्यादा नहीं है। LIP annual premium does not exceeding 10% of capital sum assured. तो देखो 5 लाख के अंदर है और 10% की दोनों लिमिट को कवर कर रहा है तो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। सच कंसिडरेशन वुड बी एलिजिबल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। 1010D में वो अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल। इफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम
payable on such LIP 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible LIP। तो भैया टैक्सेबल होगा, यानी 1010D का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा यदि 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है। यानी आपने कैपिटल सम तो लिमिट में दिया है 10% है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर आपके क्या हो गया, 5 लाख से एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया तो टैक्सेबल हो गया। सीधी सिंपल सी बात है, एक्सेस हो गया तो टैक्सेबल हो गया। तो मैं यहां पर सीधा सिंपल से आपके एग्जाम्पल कराता हूं। एग्जाम्पल 1 एंड 2 अपन साथ लेके चल रहे हैं, दोनों में एग्जम्पशन की बात करेगा। तो एग्जाम्पल 1 में मैंने कहा पॉलिसी कब लिया, ओहो ये तो पहले ली हुई है तो इसमें तो प्रोविजन लगेगा ही नहीं। पॉलिसी टेकन बिफोर डेट ऑफ, तो बिफोर 1 अप्रैल 2023, तो ये तो 1 अप्रैल 2023 से प्रोविजन आया है। ऑन और आफ्टर तो ये तो पहले की है ना, तो इसमें तो ये प्रोविजन लगेगा नहीं। बस आपको कौन सा प्रोविजन देखना है, 10% वाला। कौन सा प्रोविजन देखना है, केवल 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, जो कि मैंने क्लास में आपको करा रखा है स्टूडेंट। तो ये देखो आपके एनुअल प्रीमियम में 10% है, यानी 60 लाख है तो इसका 10% कितना हुआ, तो स्टूडेंट हुआ 6 लाख, तो लिमिट के अंदर है। तो जो मैच्योरिटी पे इससे हमें पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी कंसिडरेशन रिसीव्ड, मैच्योरिटी कब हो रही है इसकी, 1 नवंबर 2023 को पैसा मिलेगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा 1010D में, तो ये 70 लाख क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। द एसेट डिड नॉट रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन अंडर एनी अदर LIP इन अर्लियर प्रीवियस। तो देखो ये तो आपको पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो गया, क्योंकि ये तो लिया ही पहले गया है। तो ऐसे केस के अंदर कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर LIP A वुड बी एग्जम्प्ट, 1010D में पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो गया। सिंस द एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीडिंग 10%, कि एनुअल प्रीमियम किससे ज्यादा नहीं है, 10% ज्यादा नहीं है। और जो 5 लाख वाली जो आपकी लिमिट आई है वो इस साल लगेगी नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिसी पहले की है भैया। तो ये कह रहा है मोर as the policy has been issued before 1st April 2023, तो लिमिट ऑफ ₹5 lakh of the amount premium payable is not applicable, since it is not eligible ULIP, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर आपके तो 1 अप्रैल 2023 से प्रोविजन आया था, तो ये तो पहले की इश्यू है, तो इस पे तो लगेगा नहीं, केवल 10% वाला जो अपने क्लास में पढ़ा है वही लगेगा। अब दूसरा इलेक्शन अपन बात करें 120 के साथ, दिस वन पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर, यदि 1 अप्रैल 2023 है तो उसमें प्रोविजन लगेगा, तो ये आफ्टर ही है। अगेन लेकिन 10% की लिमिट में होना चाहिए, 5 लाख का अमाउंट है तो ये तो 10% के लिमिट में है ना, तो ये भी एग्जम्प्ट होगा। तो ये 52 लाख का अमाउंट हमें मिलेगा, कंसिडरेशन रिसीव कब मिलेगा, 2023 में, 2023 में 1 नवंबर 2023 ऑन मैच्योरिटी। तो 52 लाख क्या होगा, ये भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि प्रीमियम मैंने पे कर रखा है वो पूरा का पूरा लिमिट के अंदर है, और ये अमाउंट 5 लाख भी लिमिट के अंदर है। तो ऐसे केस में एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन 1010D इस पे अप्लाई हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट 52 लाख क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। तो consideration received would be exempt under section 1010D. 23-24, since the annual premium payable on policy does not exceeding 5 lakh and also does not exceeding 10%, the actual capital sum assured. ये इस केस में आपके बता रहा है। बताइए स्टूडेंट, को डाउट है कैसे, क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 3, इसमें अब इसने कहा कि टैक्सेबिलिटी आएगी यदि प्रीमियम आपने ज्यादा पे कर रखा है। देखते हैं, देखो
स्टार्ट करते हैं। अब अपन बात करें डेट ऑफ इशू, यानी 1 अप्रैल 2023, यानी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो एनुअल प्रीमियम क्या है? 6 लाख, लिमिट में तो है 10%, लेकिन भैया ये 5 लाख से ज्यादा हो गया, 5 लाख से ज्यादा हो गया, तो ये मैच्योरिटी क्या हो गई? टैक्सेबल, अब टैक्सेबल। तो जब ये कंसिडरेशन रिसीव होगा 1 नवंबर 2023 ऑन मैच्योरिटी, तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप 10% की लिमिट में तो हो, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का आपने प्रीमियम पे कर दिया। तो जैसे ही 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया, तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? आपके टैक्सेबल हो जाएगा। द कंसिडरेशन रिसीव्ड वुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। जब ये असेसमेंट ईयर एक साल आगे होता है, 24-25 के अंदर ये अमाउंट मिलेगा, तो स्टूडेंट ये अमाउंट आपके 5 लाख से ज्यादा अमाउंट देने पर टैक्सेबल हो गया। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे, ये तो सिंगल पॉलिसी की बात होती है। अब अपन बात करते हैं मल्टीपल पॉलिसीज के लिए अपन बात करते हैं, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक को डील करते हैं। नेक्स्ट the SCA has received consideration during the current previous year more than one eligible LIP, यानी more than one LIP, लेकिन हमें उनका एग्रीगेट प्रीमियम देखना है, 5 लाख के अंदर है तो भी कोई इशू नहीं ना। एग्रीगेट प्रीमियम भी 5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर है, कोई इशू नहीं है, एक्सम्पशन। If a aggregate of amount of premium payable such eligible LIP does not exceeding 5 lakh, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, for any of the previous year during the term of such eligible LIP, और साथ साथ क्या होना चाहिए? उसका प्रीमियम का अमाउंट 10% या उसके अंदर होना चाहिए, एक्चुअल कैपिटल होना चाहिए। तो भैया 1010D का एग्जम्पशन मिल जाएगा, 1010D का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो सच कंसिडरेशन वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, 1010D का एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यदि एग्रीगेट प्रीमियम भी एक्सेस हो गया तो फिर टैक्सेबल करना होगा। तो यहां पर कह रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल सच एलिजिबल LIP रुपीज 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच LIP, तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये तो एग्जम्प्ट हो गया। अब एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल करो, 5 लाख से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल करना होगा। तो कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी दोज एलिजिबल LIP हुज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेबल डज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, तो जिनका 5 लाख के अंदर, लेकिन उसमें से वो पॉलिसी सेलेक्ट करो जिनका 5 लाख के अंदर आना, तो वो भी एग्जाम कर दो, लेकिन 5 लाख से ऊपर जाने वाली पॉलिसी को टैक्सेबल कर दो। यानी इसमें से ऐसी पॉलिसी सेलेक्ट कर लो जिनका एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख के अंदर है ना, तो उनको एग्जम्पशन दे जाना 1010D का, उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा 1010D का, जिसका प्रीमियम का अमाउंट उस एलिजिबल लिमिट में आ रहा है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा 1010D का। तो स्टूडेंट यहां पर कह रहा है कि हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा, बस कंडीशन है कि आपने वहां पर 10% आपने पे किया है कैपिटल सम शुल्क, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। देखो एग्जांपल्स कराता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल नए ऐड हुए हैं सारे के सारे, जिनको अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं। दिस वन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी दोनों ऑन और आफ्टर है, 1 अप्रैल 2023, लेकिन एग्रीगेट प्रीमियम क्या आ रहा है? एग्रीगेट 5 लाख या उसके अंदर है, और यहां मैं देख रहा हूं कंसिडरेशन जो है, देखो इस केस में 10% की लिमिट में है,
10% की लिमिट है, यानी 30 लाख का 10% कितना हुआ? 3 लाख। 30 लाख का 10% कितना हुआ? 3 लाख। 2 लाख का 10% 2 लाख की क्लास में करा रखा है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या जाएगा? एग्जाम्प्ट होगा 1010 डी में। तो पूरा का पूरा अमाउंट मैच्योरिटी पे क्या हो गया? एग्जाम्प्ट 1010 डी। दोनों ही पॉलिसी एग्जाम्प्ट हो गई। तो यहां पर क्या? इन केस द एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पेबल है ए और बी डज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, तो पूरा ही अमाउंट क्या होगा? तो एनुअल प्रीमियम पेबल इन रेस्पेक्ट LIP A एंड B डज नॉट एक्सीडिंग 10%, 10% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट मिलेगा वो स्टूडेंट क्या रहने वाला है? एग्जाम्प्ट रहेगा 1010D में, जब 34-35 में मिलेगा। इस तरह से अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखते हैं अपन यहां पर डेट ऑफ इश्यू पॉलिसी दोनों ऑन और आफ्टर है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023, जैसे अपन बात करें सभी के सभी फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 से है, और प्रीमियम पे करें विद इन द लिमिट 10% की लिमिट में। तो 45 लाख का 10% 450 और 55 लाख का 10% 550 लिमिट के अंदर। लेकिन एग्रीगेट अमाउंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो भैया ये तो 5 लाख के अंदर है ना, 5 लाख और कम, ये ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल कर दो और ये एग्जम्प्ट कर दो 1010D में। क्यों? क्योंकि यहां 10% की लिमिट भी पूरी हो रही है और 5 लाख के अंदर अंदर प्रीमियम आपका पेमेंट है, तो इस पॉलिसी को एग्जम्प्ट करो और उसको टैक्सेबल कर दो। बात समझ में आ गई आई थिंक सभी को? तो ऐसे केस में कंसिडरेशन रिसीव होगा, मैच्योरिटी कब हो रही है इसकी? 1 नवंबर 2033 पे। तो 52 लाख तो एग्जम्प्ट रहेगा और 60 लाख का जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया एग्जम्प्ट और ये मैच्योरिटी टैक्सेबल। आप पढ़ लीजिएगा, इन केस द एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा हो गया, LIP A LIP B एक्सीडिंग द 5 लाख ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस पॉलिसी, ये तो ज्यादा तो हो गया। लेकिन हाउ द कंसिडरेशन रिसीव अंडर LIP A वुड बी एग्जम्प्ट 1010D में एग्जम्प्ट, क्योंकि इसका तो 5 लाख से कम है। For the assessment year 34-35, since the annual premium payable does not exceeding the 5 lakh. For any previous year during the term of the policy and also not exceeding 10% of actual capital sum assured. Consequently, the consideration received LIP B along with not be exempt 1010D in the assessment year 34-35. Clear है क्या स्टूडेंट? बोले आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके इसमें बताना है। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। बहुत इजी है आपके लिए, जो स्टेटरी अपडेट आए हैं बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे तो इजीली आप कर पाओगे। अब देखो एग्जांपल नंबर 6, A B C 3 पॉलिसी, लेकिन तीनों कब है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अब इसके बाद अपन बात कर रहे हैं प्रीमियम लिमिट के अंदर है 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख, 35 लाख का 10%, 3,50,000 और 60 लाख का 10%, 6 लाख। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। अब कंसिडरेशन रिसीव्ड देखो, अब इसमें देखो यहां पर
मैं मैक्सिमम बेनिफिट लेता हूं 5 लाख का, मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रहा हूं 5 लाख का, तो किस किस को देखूं? तो इन दोनों का एग्रीगेट 5 लाख है, 5 लाख या उससे कम है, तो ये दो तो एग्जाम्प्ट कर दो, यानी 12 लाख और 40 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया। अंडर सेकंड 10 डी में, और ये हो जाएगा टैक्सेबल क्योंकि इसका वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है, चाहे लिमिट में है। तो आंसर आपका क्या हो गया? ए और बी, ये दो तो एग्जाम्प्ट होगी क्योंकि 5 लाख के अंदर अंदर है, और जो आपके सी पॉलिसी है 6 लाख है वो आपकी क्या जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन 10(10)(d), द एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, वो तो 5 लाख से ज्यादा है, LIP A B C एक्सीडिंग द 5 लाख ड्यूरिंग अ टर्म ऑफ दिस पॉलिसी, 5 से ज्यादा है, लेकिन A और B का तो कम है, इनको बेनिफिट दे दो। तो कंसीडरेशन रिसीव अंडर LIP A, LIP B would be exempt 10(10)(d) in the assessment year 23, 24, 25 since the aggregate इनका दोनों का annual premium payable, this two policies does not exceeding rupees 5 lakh. For the previous year, during the term of these two policies, the annual premium is payable in respect of this policy does not exceeding 10% of capital sum assured. Consequently, the consideration received LIPC alone would not be exempt 10(10)(d), यानी जो पॉलिसी सी है वो आपके टैक्सेबल हो गई। मैंने वही शॉर्ट में लिख दिया जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, पढ़ने और समझने में दोनों में आसानी रहेगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत सिंपल सिंपल चीजें लगाई हैं आपके। अब देखो स्टूडेंट, अगेन अपन बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें एक चीज ध्यान देखना है, एक ऐसी पॉलिसी है कि जो अर्लियर एग्जेम्प्टेड पॉलिसी है, ईईई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ईईई, क्योंकि ये तो पहले इशू हो गई ना, तो ये ईईई हो गई बिफोर 1 अप्रैल 2023, तो इसको बोलेंगे ईईई। कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आ रही है। इसको बोलेंगे ई ई ई एल आई पी, पहले की हुई, और ये बाद की हो गई आफ्टर, ऑन और आफ्टर। दिस वन सारी ऑन और आफ्टर है। अब देखो इस केस में कहते हैं कि प्रीमियम इसका 10% की लिमिट में है, करेक्ट है, बिल्कुल फुली एग्जाम्प्ट है, ये तो सीधा सीधा एग्जाम्प्ट है क्योंकि इसमें तो 5 लाख की लिमिट लगेगी नहीं, 5 लाख की लिमिट लगेगी नहीं, तो जब भी ये प्रीमियम अमाउंट मिलेगा फुली एग्जाम्प्ट। 10(10)(d), लेकिन स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं इनका एग्रीगेट करो, तो इसमें मैं मोर बेनिफिट लेता हूं, तो ए और बी यहां एग्जाम्प्ट कर दो, ये 5 लाख के अंदर अंदर है, तो ये दोनों भी एग्रीगेट अप टू 5 लाख, तो ये भी एग्जाम्प्ट दोनों 10(10)(d). और ये क्या जाएगा? टैक्सेबल, क्योंकि एग्रीगेट प्रीमियम
5 लाख से ज्यादा गया, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन 1010D, देखो आपके तो पहले से इशू है, तो इस पर तो केवल 10% वाला ही लिमिट लगेगा, जो अपन ने क्लास में पढ़ा था, जो अपन ने क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट, वही लगेगा, याद आ रहा होगा आपको। तो 5 लाख की लिमिट इस पे वर्क ही नहीं करेगी, तो ये तो पूरा ही एग्जाम्प्ट हो गया। द कंसीडरेशन रिसीव अंडर, यहां पर आ रहा है LIPX would be exempt under section 1010D for the assessment year 32-33. The annual premium does not exceeding 10% of capital sum assured. However, as the policy has been issued before 1st April 2023, limit 5 lakh on or premium payable is not applicable. Since LIP not an eligible LIP. लेकिन अब इसके बाद बात करते हैं एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम LIP ABC, इनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख है ज्यादा है, लेकिन इसमें A और B का तो नहीं है ना। However, the consideration received LIP A or B would be exempt 1010D for the assessment year 34-35. Since the aggregate annual premium payable of this two policy does not exceed 5 lakh for any of the previous year during the term of these two policies, and annual premium payable in respect of this policy does not exceeding 10%, तो A और B तो मेरी exempt हो गई और C मेरी क्या हो गई, taxable हो गई। LIPC along not eligible for exemption 1010D, यानी वो 1010D के अंदर आपके exempt नहीं होगी। आई थिंक स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जांपल नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो हैं, इनको अपन यहां पर कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, आपको ध्यान होगा। यहां पर बात करते हैं, ये वाली अपने अर्लियर एग्जाम्पशन में नहीं, इसको अपन वैसे ले लेते हैं, सिंपल वो है, इसको अर्लियर को नहीं बोला जाएगा, ये तो सिंपल वाली है। अर्लियर वाली अब आएगी, अपने अर्लियर वाली अपने अब पढ़ लेगी। ये तो सिंपल हो गई 2023 से पहले की। अर्लियर वाली अब देखेंगे अपन, अर्लियर वाली अब अपन अब देखते हैं। देखो ये आ गई, दिस वन सिमिलर प्रोविजंस हैं कभी करीब करीब। जैसे 1 अप्रैल 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद की जो पॉलिसी है ना, वो सारी के एलिजिबल पॉलिसी है, वो सारी एलिजिबल पॉलिसी 5 लाख के अंदर। लेकिन कोई 2024 के अंदर पॉलिसी ले रहा है और एक 2023 में ली गई है, तो 2023 में ली गई, वो एक साल पहले की हो गई, तो वो अर्लियर एग्जेम्पशन वाली पॉलिसी हो जाएगी। तो एससी हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग द वन एलिजिबल पॉलिसी, केवल वन एलिजिबल, सिंगल। तो यदि उसका प्रीमियम ये कह रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन सच एलिजिबल LIP एंड EEE, अर्लियर, इस पे अपन एग्जाम्पशंस की बात कर रहे हैं, EEE डज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, उनका मिलाकर ही 5 लाख से ज्यादा नहीं है। एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच एलिजिबल LIP, और 10% की लिमिट तो पूरी होनी उनकी, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। कंसीडरेशन सच एलिजिबल LIP वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन 1010D। ये एलिजिबल LIP क्या है मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो गए तो। ये एलिजिबल LIP ये दी जो पहले की इशू हुई है, केस नहीं, जो पहले हो चुकी है इशू, उसको बोलेंगे। यानी ऐसी पॉलिसी जो अर्लियर एग्जेम्पशन एलिजिबल LIP, तो ये हो गया EEE, अर्लियर एग्जेम्पशन एलिजिबल LIP, अर्लियर एग्जेम्पशन एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIP, तो वो हो गई। तो वो यहां पर लिखा हुआ है ना,
बार बार ई, तो मैं इधर भी लिख देता हूं आपको, और जी रहेगा, ये लो, ई का मतलब है दिस वन, जो पहले इशू हो चुकी है, डिनोट हो जाएगा आपको, कंफ्यूजन आ रही है, दिस ई। लेकिन एग्रीगेट प्रीमियम इनका मिला के क्या हो गया, एग्रीगेट प्रीमियम पेबल ऑन एलिजिबल एलआईपी अर्लियर एग्जाम एलिजिबल एलआईपी, अर्लियर एग्जाम एलिजिबल एलआईपी 5 लाख से ज्यादा है तो फिर तो टैक्सेबल हो गया। तो कंसिडरेशन नॉट सच एलिजिबल एलआईपी एंड वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन टैक्सेबल। पहले अपन इसको देख लेते हैं इसका, और या एग्रीगेट भी देख लो, वही चीज है, एग्रीगेट जैसा अपन ने वहां किया था ना वैसे देख लो, एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन सच एलिजिबल एलआईपी और ईईई एलआईपी डज नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है और प्रीमियम 10% की लिमिट में भी है, तो भैया एग्जम्पशन उस पे बिल्कुल बरकरार रहेगा, जैसे अपन बात करते आ रहे हैं, तो एग्जम्पशन उस पे बिल्कुल रहेगा। लेकिन इफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन एलिजिबल एलआईपी ईईई 5 लाख से ज्यादा है, तो 5 लाख से ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाला अमाउंट टैक्सेबल हो गया। कंसीडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दोज एलआईपी whose aggregate amount of the premium along with this aggregate premium eligible earlier exempt eligible LIP does not exceed 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो exempt है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो exempt है, और कंडीशन है उस लिमिट में है, तो एग्जम्पशन के साथ आके कवर कर जाएगा। तो अपन देखो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 8 9 10 तीन है, तीनों अपन देख लेते हैं आपके अभी आपके लिए। प्रिंट नहीं आया इस पे, ये लो अपन देखते हैं। क्या हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका स्टूडेंट, अच्छा एग्जाम्पल है, आ गया। एक ही पैटर्न पे सारे दिए गए हैं, एक ही पैटर्न पे हैं, सारे सारे एक ही पैटर्न पे हैं, आप देखोगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, लेकिन बस समझने के लिए अपन नोट डाउन कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान रहे। ये लो जी, ये देखो अर्लियर एलिजिबल एग्जम्पशन वाली पॉलिसी कौन सी होगी, दिस वन, दिस अर्लियर ईईई, दिस ईईई एलआईपी, दिस द, और ये क्या हो गई, और आफ्टर है तो सारी सारी, लेकिन बात की है, ये आपके इश्यू हुई है 1 अप्रैल 2024, और है सारी सारी बाद की, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 से है सारी सारी। तो देखो अपन इसकी बात करते हैं, हायर बेनिफिट मुझे लेना है तो किस किस पे बेनिफिट जाऊं, यदि देखो ये तो एग्जाम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों को एग्रीगेट करता हूं तो कितना हो गया स्टूडेंट, नहीं मिलेगा ज्यादा बेनिफिट, 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकता, तो इसी पे बेनिफिट जाएगा, इसको एग्जाम करा लो और फिर आगे के पॉलिसी का प्रीमियम दूंगा तो फिर 5 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो ये एग्जाम्शन में जाएगी आपके, और ये आपके एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो गया। तो
ऐसे केस के अंदर अपन बात करते हैं ऐसे कोई दूसरा एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो एनी अदर LIP इट्स अर्लियर previous year preceding the previous year 34 35 accept LIPX। तो देखो अपन बात करते हैं the consideration of LIPX would be exempt, वो तो exempt होगी 1010D में क्योंकि उसका प्रीमियम लिमिट के अंदर अंदर है, ये सब तो 10% में है ही, वो तो कोई इशू नहीं है। Since the annual premium does not exceeding the 5 lakh and also does not exceeding 10% of actual capital sum assured, तो वो तो है ही है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं इन केस द एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पेबल LIP A B C along with the premium LIP X exceeding ₹5 लाख, वो भी तो जुड़ेगी अपन तो, अब इस साल में तो इसका भी तो प्रीमियम पे करा है, तो एग्रीगेट प्रीमियम, द एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ LIP A and premium for LIP premium A exceeding the 5 lakh during the term of this policy. Consequently, the consideration received LIP A, B, C would not be exempt, यानी taxable हो गई, तीनों की तीनों taxable, तीनों की तीनों taxable हो गई। क्लियर है? आई थिंक अब आते हैं 9। एग्जाम्पल नंबर 9, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023, ये EEE LIP, ये LIP कब इशू 24 को, तो इशू तो सब है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अब इस केस में कहते हैं एनुअल प्रीमियम 250, तो मुझे देखो 10% की लिमिट में है ये, 25 लाख का 10% 2,50,000, 2 लाख का 10% 2 लाख, 250 का 25 लाख का 250 एंड दिस वन। लेकिन मैं मोर बेनिफिट लूं तो एक तो इसको एग्जम्प्ट करा दूं और एक इसको एग्जम्प्ट करा दूं, दिस इज द मोर बेनिफिशियल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल और ये एग्जम्प्ट और ये एग्जम्प्ट, तो मुझे 5 लाख तक का बेनिफिट आ जाएगा, हायर बेनिफिट ले जाऊंगा। देखो स्टूडेंट, तो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन 1010D, द कंसिडरेशन ऑफ LIP X वुड बी exempt under section 1010D in the previous year 23-24 since the annual premium does not exceeding ₹5 lakh, also does not exceeding 10% of the actual capital sum assured. In the case the aggregate annual premium payable LIP A, B, C along with the premium LIP X exceeding ₹5 lakh term of this policy, how the consideration received under LIP A or C, anyone can be claimed exemption under section 1010D 35, उसमें ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, 4.5 लाख ही होगा। लेकिन इसमें the consideration received LIP A is claiming the exemption as an aggregate of annual premium LIP, जैसे अपन बात करते हैं X and A did not exceeding the 5 lakh, इनका 5 लाख से ज्यादा नहीं है, any of this consideration received LIP B would not be exempt, B को exempt मत करते हैं, तो ये तो करेंगे तो 4.5 ही होगा, तो इससे अच्छा ये करोगे तो 5 लाख होगा। In consideration received LIP B is claiming to exempt if the aggregate annual premium payable LIP X and B did not exempt 5 lakh, this is the 5 lakh, ये 5 लाख से ज्यादा नहीं है। Any of the previous, the consideration received under LIP A would not be exempt, उसको मत करो, इसको करो। And exemption consideration received LIP B is prefer करो beneficial of this, क्योंकि वो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, तो जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल है स्टूडेंट उसके साथ वर्क करो। आगे लेते हैं।
LIP XY, ओह दो अब की बार पहले हो गई, ABC बाद की हो गई, दिस द 2 इज द E LIP और ये एलिजिबल LIP 1 अप्रैल 2024 से प्रोविजन आया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो यहां अपन देखें किस किस का मोर बेनिफिशियल ले सकते हैं, तो इस केस में आपका तरह तो भैया सीधे सीधा दिखाई दे रहा है आपके प्रीमियम कब रिसीव हो रहा है, किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो मोर बेनिफिशियल अपन को लेना है तो 2 लाख लोगे तो 4 लाख हो गया, तो 2 लाख और 3 लाख ले लो ना, ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, तो वहां से ज्यादा होगा। तो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन 1010D, द कंसिडरेशन LIP X would be exempt under 1010D in the previous year 34-35, 10% की लिमिट है। The annual premium does not exceeding the 5 lakh and also does not exceed 10% of sum assured. Consideration received LIP by would be exempt 1010D 35-36 since the aggregate annual premium payable X and Y does not exceeding the 5 lakh. The annual premium for LIP by does not exceed 10%. लेकिन more prefer करोगे तो उससे ज्यादा रहेगा। Consideration received LIP A, B, C would not be exempt 1010D. यदि आपने पहले इन दोनों का एग्जाम्पशन ले लिया तो फिर वो टैक्सेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो 2 लाख 3 लाख के तो एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। Since the aggregate annual premium this 3 policy LIP X and Y this is the exceeding rupees 5 lakh, तो आप उसका पहले बेनिफिट ले गया, तो आप चाहो तो इसका और इसका बेनिफिट लेके आप बेनिफिट ले सकते हो, जिससे कि 5 लाख की लिमिट में जाए, दिस वन या दिस वन आप देख सकते हो, जो कि आपके लिए अल्टरनेटिव वर्क कर जाएगा। जैसे आपको दे रखा है इसमें अल्टरनेटिव, आप देख सकते हो। प्रेफर कर सकते हो ये जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि अपन बात करें, इफ द कंसिडरेशन ऑन सरेंडर अंडर LIP X वाज नॉट क्लेम, उसका सरेंडर कर दो X का या Y का 34-35 बाय देन द कंसिडरेशन रिसीव LIP Y का मिल जाएगा और एक 3 लाख वाला ले लो, would be exempt and consideration receive LIP A or B anyone can be claimed exemption 1010D 36-37. The consideration received under LIP A is claimed exempt as aggregate annual premium किससे ज्यादा नहीं है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, Y और A का। अब इसके साथ साथ कह रहा है तो फिर B exempt नहीं होगी। Consideration received under LIP B is claimed to be exempt, क्योंकि ये ले लो आपके aggregate annual premium Y और B does not exceed, this is more preferential. Consideration received LIP A would not be exemption for the consideration received LIP B is preferred, is the more beneficial to the SC. If the consideration surrender LIP X on maturity of Y, there is not claiming to be exempt under section 1010D. तो ये आप इस केस में देख सकते हो। तो आपको जहां कहीं पे भी बेनिफिशियल ऑप्शन दिखे ना स्टूडेंट, वो आपको कंसीडर कर लेना है, जो आपको बेनिफिशियल ऑप्शन दिखाई दे। तो आपके मैंने ये देखो जो भी स्टेटरी अपडेट आया था, किसके अंदर जो भी आपके स्टेटरी अपडेट आया था यूनिट 3 के अंदर, यानी आपके 5 हेड्स के अंदर जो स्टेटरी अपडेट आए थे वो मैंने सारे के सारे आपको करा दिए। जो भी स्टेटरी अपडेट आए वो मैंने आपको 5 हेड्स के अंदर करा दिया। और ये नए टॉपिक आपके ऐड हुए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ये आप देख के जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। और जो भी स्टेटरी अपडेट होते हैं ना वो एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमेशा उनको ध्यान में रखते हुए कंसिडर करते हुए करना होता है। तो आई होप आप इनको देख के अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आपके नंबर आपके मेरे पास आपके पास मेरे नंबर है, तो आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। और देखो स्टूडेंट, हमेशा स्टेटरी अपडेट को फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा उन्हीं को पूछा जाता है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आप देख के जाना, आपके लिए एग्जाम के लिए मोर बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।